माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वो लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुँचाना है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने डैश प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान प्रवेश किया। उस मिशन का नाम था MOM, मार्स ऑर्बिटल मिशन। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को इसे लॉन्च किया गया और इसरो की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी इस मिशन के बाद, क्योंकि पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला भारत पहला देश बना और चौथा देश बना मंगल की कक्षा तक अपना अंतरिक्ष यान छोड़ने वाला। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय डैश में है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, कुवैत। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर होगा ए नंबर, अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। खेरा, बारडोली, चंपारण, नमक मार्च, यानी दांडी मार्च के नाम से जिसे हम जानते हैं। सही आंसर होगा सी नंबर, यानी चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था और राजकुमार शुक्ल नामक किसान ने चंपारण में नील की जो तिनकठिया प्रथा थी उससे परेशान होकर गांधी जी से सहायता मांगी। तब गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था और यह सफल सत्याग्रह था। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी चंपारण आपका सही आंसर होगा। चंपारण जो भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, एमिनो एसिड। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, कोबालामीन या साइनोकोबालामीन विटामिन B12 को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी रेटिनॉल। विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से संबंधित है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, घर्षण बल, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, गतिशील प्रौद्योगिकी। आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना।
POS, पॉइंट ऑफ सेल, एक मशीन आपको होता है जो कि अब बैंक में भी अवेलेबल होता है, या फिर आप जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ जब आप कार्ड पेमेंट करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें, तो आपको एक मशीन रखा रहता है जिस पे आपके कार्ड को स्वाइप किया जाता है। तो वह किस प्रक्रिया के द्वारा आपके सारे जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हैं, आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है वो सारा उस मशीन में चला जाता है। POS, उस मशीन को पॉस मशीन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि ये क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। और आप पट्टी, जो ATM कार्ड होता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, उसमें आप एक ब्लैक कलर का एक पट्टी देखते होंगे एक साइड से दूसरे साइड तक, वही पट्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मदद करता है। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पट्टी होता है और वही स्वाइप करने के बाद सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल हैं। यह रेलवे का पूछा गया प्रश्न है। आबोहवा परिवर्तन परिषद, यानी इसे हम जलवायु परिवर्तन परिषद भी कहते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए उसने आबोहवा परिवर्तन परिषद लिखा था। तो प्रधानमंत्री के आबोहवा परिवर्तन परिषद यानी जलवायु परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल होते हैं। 13, 5, 18, 8। सही आंसर होगा C नंबर, यानी प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में 18 सदस्य होते हैं। आकाशगंगा का आकार, द मिल्की वे, बात हो रही है अपने आकाशगंगा की, जो मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, तो उसका आकार कौन सा है? नियमित, अनियमित, सर्पिल, अंडाकार। सही आंसर होगा C नंबर, यानी स्पाइरल, जो मिल्की वे का आकार है वह स्पाइरल आकार का होता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी, मेनिंजाइटिस। सही आंसर होगा C नंबर, यानी पथरी। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की अत्यधिक मात्रा होने के कारण पथरी का निर्माण होता है, और ये चाहे किडनी का हो या फिर और कहीं का पथरी हो, तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट जब जमा हो जाता है तो उसे ही हम पथरी कहते हैं। अब तो इसका लेजर के द्वारा भी, विदाउट ऑपरेशन लेजर के द्वारा उसे गला दिया जाता है। भारत में पहला बैंक कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में पहला बैंक कौन सा था? सही आंसर होगा D नंबर, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। बाद में इसी का नाम धीरे धीरे परिवर्तित करते करते लास्टली 1955 ईस्वी में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, और आज भी वही है। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? टेफ्लॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन, माइका। मैं पहले आपको बता दूं, कॉन्टैक्ट लेंस वैसा लेंस होता है जिसमें चश्मा वगैरह जो आप लगाते हैं उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आँख जब आप आईना में देखते हैं, बीच में एक काला पार्ट जो होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसी के ऊपर में एक छोटा सा लेंस होता है जिसे आप लगाते हैं, इसे हम कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। किसी आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने लेंस का यूज किया है। तो पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं, किस चीज़ से बनाया जाता है? तो टेफ्लॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन, माइका।
तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हाइड्रोजेल से कॉन्टैक्ट लेंस का निर्माण होता है। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट का जो घटक होता है उसमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में सम्मिलित नहीं है। फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सभी टूथपेस्ट के घटक होते हैं। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। गोल्फ, पोलो, कबड्डी, कराटे। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी पोलो खेल को बाबर ने भारत में बहुत ही लोकप्रिय बनाया था। पोलो। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। जैसे राज्यों में गवर्नर होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट होता है और वो नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, या आप अपर रूप भी कर सकते हैं। कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? हीरा, सिलिकॉन, फ्लोरीन, ग्राफीन। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे हीरा, सिलिकॉन और ग्राफीन ये सभी कार्बन के अपर रूप होते हैं। एक और होता है ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है वह कार्बन का रूप होता है, और आप जानते हैं हीरा का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। शीशा को काटने में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें फ्लोरीन की, तो यह जो होता है इसका उपयोग मेनली फ्लोरीन का उपयोग मेनली वायुयान में, पेसमेकर में, जो पेसमेकर छाती की गति, जो हृदय हार्ट की गति को नियंत्रित करता है, वैसे उसका यंत्र होता है पेसमेकर। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, हृदय की गति को नियंत्रित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पेसमेकर। और पेसमेकर में इस फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अन्य प्रयोग वायुयान के पार्ट्स के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें ग्राफीन की, तो जिस तरह सिलिकॉन का उपयोग चिप्स के रूप में किया जाता है, उसी तरह ग्राफीन का उपयोग कंप्यूटर चिप्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है? तो सिलिकॉन खुद ही एक तत्व है, वह कार्बन का एक अन्य रूप नहीं है, जबकि अन्य सभी हीरा, फ्लोरीन, ग्राफीन या ग्रेफाइट ये सभी कार्बन के रूप होते हैं। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेडिवेक इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सही आंसर होगा बी नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला जो
ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन होता है। तो जब भी माध्यम की बात हो रही है यानी अपवर्तन की बात हो रही है तो बी नंबर आपका सही आंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं। निर्वात में किस प्रकाश की गति डिवाइडेड बाय, मतलब जब निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति, चाहे वो वायु हो, चाहे वो कांच हो, चाहे वो पानी हो, उसमें प्रकाश की गति कितनी है उसी के अनुपात को उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं और संगत को चुने। भूमध्य रेखा इक्वेटर वह गर्म होता है, पोल ठंडा होता है, नदी गर्म होता है, विंटर कोल्ड। इस तरह से आपको दिया गया है, इसमें से असंगत को चुनना है। या रीजनिंग का भी प्रश्न हो सकता है और जीके जीएस का भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी नदी जो है वो हॉट होता है। यह कहना गलत है। ध्रुव पर ठंडा होता है, जो भी पोलार रीजन होता है, अंटार्कटिका, ये सारे जो रीजन हैं ये कोल्ड होते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है वह गर्म होता है। शीत ऋतु विंटर ठंडा ही होता है। तो यहाँ पे सी नंबर जो है वह असंगत होगा। डैश एक बोर्ड का खेल नहीं है। स्नैक एंड लैडर जो सांप और सीढ़ी का खेल आप खेलते हैं लूडो में। शतरंज, चेस, ब्रिज या चेकर्स, कौन सा एक बोर्ड का खेल नहीं है, मतलब कौन से बोर्ड पे नहीं खेला जाता है। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी ब्रिज खेल जो है यह बोर्ड का खेल नहीं है। सांप और सीढ़ी एक चौकोर बोर्ड पे खेला जाता है। शतरंज भी चौकोर बोर्ड पे खेला जाता है। चेकर्स भी कुछ शतरंज के ही तरह का खेल होता है जिसे बोर्ड पर खेला जाता है। अगर बात करें ब्रिज की तो जो ताश की पत्ती होती है वो कार्ड्स से खेला जाता है ब्रिज गेम। आप यूट्यूब पे ये ब्रिज गेम देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्थिति अद्वितीय भौगोलिक उत्पत्ति और विकास के कृषि डैश को कानूनी संरक्षण देता है। यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है कृषि के किस चीज़ को संरक्षण प्रदान करता है, आपसे सीधा ये पूछा गया है। उत्पाद, कृषि उत्पाद, या कृषि भूमि, या कृषि औजार, या कृषि अपशिष्ट। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वह कृषि उत्पाद को कानूनी संरक्षण देता है। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था, भारत का सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो कृषि उत्पाद था वह दार्जिलिंग चाय था, जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया था। और इसमें होता क्या है, और यह किस राज्य को दिया गया था, पश्चिम बंगाल को दिया गया था। तो इसी तरह किसी खास एरिया में अगर कोई खास चीज़ उगाया जाता है तो उस एरिया के नाम से उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। इनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरित करना, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, कोडित फॉर्मेट में वर्गों को एक क्रम में रखना। इससे प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है। तो आपको बताना है कौन सा इनकोडिंग के संबंध में सही नहीं है। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। यह इनकोडिंग में नहीं होता है, जबकि अन्य सभी होता है। इनकोडिंग का मतलब होता है डेटा को किसी एक अन्य फॉर्मेट से किसी अन्य फॉर्मेट में रूपांतरित करना, या फिर कोडित फॉर्मेट में वर्णों को एक क्रम में रखना।
और इससे प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है। ये तीनों सही है, बी नंबर सही नहीं है। मानव शरीर का औसत तापमान डैश है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का औसत तापमान होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो उसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का औसतन तापमान माना गया है। शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? यह कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित टर्म है हब। आपको बताना है क्या सच नहीं है। इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। हब एक सॉफ्टवेयर है, पीसी को जोड़ने का आम बिंदु है। इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट हैं, मतलब एक से अधिक पोर्ट जुड़े हुए होते हैं। आपको बताना है हब के बारे में क्या सही नहीं है। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी हब एक सॉफ्टवेयर है। यह गलत है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में किया जाता है। इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह बात सही है। पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है, यह भी बात सही है। इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट होते हैं, एक से अधिक पोर्ट समाविष्ट होते हैं, ये भी सही है। भारत का लोक नृत्य नहीं है? मोहिनीअट्टम, लावनी, कालबेलिया, रॉफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। आप पूरी जानकारी के साथ ही इसे आंसर कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर, मोहिनी अट्टम। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, इसलिए ए नंबर सही होगा। जबकि लावनी यह महाराष्ट्र का लोक है, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, रॉफ यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चूँकि मोहिनीअट्टम भारत का ही है लेकिन वो लोक नृत्य ना होकर शास्त्रीय नृत्य है, इसीलिए ए नंबर आपका सही आंसर होगा। विक्टोरिया झरना डैश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका। तो सही आंसर होगा डी नंबर, यानी अफ्रीका में स्थित यह विक्टोरिया वाटरफॉल है और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये। जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है अफ्रीका में विक्टोरिया वाटरफॉल। तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहले भारतीय थे या थी? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे। मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ। 1984 ईस्वी में सोयूज T11 यह रसिया का एक अंतरिक्ष यान था जो अंतरिक्ष की तरफ प्रस्थान किया था। और मैंने जैसा आपको बताया 1984 ईस्वी में 2 अप्रैल 1984 ईस्वी के लगभग यह प्रवेश किया था और उसमें एक सदस्य के रूप में राकेश शर्मा भी थे। इसीलिए कहा जाता है कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ से आप याद रखिएगा किस अंतरिक्ष यान से गए थे। सोयूज T11 किसका? सोयूज T11। और किसका यह अंतरिक्ष यान था? रशिया का था। फिर कितने ईस्वी में गए थे? 1984 ईस्वी में।
प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही आंसर होगा, गुजरात। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर स्थित है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सोमनाथ यानी चंद्रमा के भगवान, और वो शिव जी का एक मंदिर है। आप जानते हैं चंद्रमा को, एक पुरानी कहानी है, चंद्रमा को प्रजापति से जो कर्स मिला था, मीन्स अभिशाप मिला था कि वह छीन हो जाएंगे, पूरी तरह उनका बॉडी नष्ट हो जाएगा, जिसको शंकर भगवान ने ही बचाया था। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उस वर अभिशाप को परिवर्तित कर दिया था कि 15 दिन तुम्हारा ये छीन होते रहेगा, और 15 दिन, इस तरह की कुछ कहानियां हैं। तो ये सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में है। एक और रिलेटेड इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया था। अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया था। अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष आवरित किया। आपको बताना है कौन सा प्रश्न जो है, मतलब कौन सा वाक्य जो है वह सही नहीं है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। सही आंसर होगा डी नंबर, यानी अधिनियम ने 1919 से 1939 तक कार्य नहीं किया था। आवृत का मतलब वही कितने दिन तक यह कार्य किया, यह बात सही नहीं है, जबकि अन्य सभी सही हैं। अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी, यह भी बात सही है। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया था। ये तो कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। तो यह 1919 का अधिनियम था। और अगर बात करें, अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया था। यह भी पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग प्रदान करने वाला कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी ए बी सी सही है, जबकि डी सही नहीं है। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बॉक्सर कौन सी थी? और इसी के बाद इनका नाम बहुत ही फेमस हो गया था। आपको उनका नाम बताना है। पिंकी रानी, मैरी कॉम, रेनू गोरा, छोटू। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट मैंने जो एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न उन्हें दिखे होंगे, ऐसे ही ऑप्शन दिखे होंगे, जिनका भी एग्ज़ाम 2015-16 एनटीपीसी में होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी मैरी कॉम यह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बॉक्सर थी। बी नंबर सही आंसर होगा। मैरी कॉम यह मणिपुर से रिलेटेड है, और बहुत अभी तो इन्होंने बहुत सारे पदक जीते हैं, पर एशियाई खेल में पहली महिला थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? मतलब नेपाल जो है इसमें कौन सा मुख्य पार्ट नहीं है? तराई, पहाड़ियाँ, डेक्कन, पर्वत। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी डेक्कन जो है यह नेपाल की स्थलाकृति में नहीं है। डेक्कन जो अपना मध्य का पार्ट है, जो साउथ का पार्ट और मध्य का जो पार्ट है, उसको मिला के डेक्कन का एरिया बना है भारत का। लेकिन नेपाल में ऐसा कुछ डेक्कन जैसा एरिया नहीं है। तराई है, पहाड़ियाँ हैं और पर्वत भी हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? स्टील का एक रूप, जिंक लेपित लोहा, कच्चा लोहा, खनिज लोहा। मालूम ही होगा आपको। सही आंसर होगा बी नंबर। जब लोहा को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो उसे ये हम गैल्वेनाइज
आयरन या गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकों में से कौन सी 100 नैनोमीटर से कम आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़ तोड़ से संबंधित है? बायोटेक्नोलॉजी, फेम्टोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी। नैनोमीटर की बात हो रही है। 100 नैनोमीटर से कम आयाम, जिसका रेंज 100 नैनोमीटर से कम हो, उस अणुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा सी नंबर, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा गया था। और पहला जो कार बना था नैनो कार, ये सब उसी टेक्नोलॉजी के बेस्ड था। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, यकृत, अग्नाशयिक या पाचक ग्रंथि जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सही आंसर होगा बी नंबर, यानी अग्नाशयिक ग्रंथि या पैंक्रियाज जो होता है वह एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक और क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? एंडोक्रीन या एक्सोक्राइन दोनों ही है। तो आपको ये जब पूछा जाए, इसका भी आंसर अग्नाशयिक ही होगा, यानी पैंक्रियाज ही वैसा होता है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। और एंजाइम और हार्मोन दोनों ही इससे स्रावित होते हैं। अगर बात करें एंजाइम की, तो जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं, जो रस होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। और हार्मोन की, जैसे इंसुलिन हार्मोन जो है वह बीटा सेल, इसी के मतलब अग्नाशय के पैंक्रियाज के बीटा सेल कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन, जो मधुमेह को नियंत्रित करने में लाभदायक होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर कावेरी? ये तो ऑप्शन से भी आप आंसर दे सकते थे। कावेरी हो नहीं सकती, क्योंकि इलाहाबाद उत्तर भारत में है और कावेरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो अन्य में तो सी नंबर सरस्वती, जो कि भूमिगत नदी है। गंगा और यमुना तो दिखाई देती है। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है? यानी जब आलू के चिप्स को जब छान के आप पैक करते हैं, तो उसमें जो तेल रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन? तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी नाइट्रोजन गैस। जो आप चिप्स खाते हैं, अमेरिकन, लेज या जो भी आप कुरकुरे, ये सारे जितने भी चीज़ आप खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश के सिद्धांत पर आधारित होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, फैराडे के नियम पर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर या न्यूटन गति के द्वितीय नियम पर आधारित होता है? तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर जहाज़ों की गति में वृद्धि आधारित होता है। .css फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल से संदर्भ देता है? यानी .css, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, .docx डॉक्स, यह किसके लिए होता है? तो यह वर्ल्ड फाइल के लिए होता है। .xls यह एक्सेल फाइल के लिए होता है। उसी तरह आपको यहाँ पे बताना है .css किस फाइल के लिए होता है। तो इमेज फाइल, सिस्टम फाइल, एनिमेशन फाइल
या फिर हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल। तो सही आंसर होगा डी नंबर, हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल यह होता है। आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, .css कैस्केडिंग सिस्टम फाइल इसे कहा जाता है। और यह हाइपर टेक्स्ट से संबंधित होता है। HTML जो वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग, ये भी पूछा जाता है आपसे कि वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी का इस्तेमाल किया जाता है और उससे संबंधित ही, हाइपर टेक्स्ट से संबंधित ही यह फाइल होता है .css। CSS मीन्स कैस्केडिंग सिस्टम फाइल। विश्व की प्रजातंत्रवादी डेमोक्रेटिक देशों में किस देश का संविधान सबसे लंबा और बहुत विस्तृत है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो सही आंसर होगा डी नंबर, यानी विश्व के प्रजातांत्रिक देश जितने भी हैं, डेमोक्रेटिक देश, उसमें से भारत का संविधान सबसे लंबा और बहुत ही विस्तृत है। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 14 के साथ कल। तो आपसे मेरा फिर से अनुरोध है, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, नोटिफिकेशन बिल को दबा लें जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 14 के साथ।